मैं कोई अनपढ़ गँवार नहीं हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। छुट्टी का दिन था, सभी अपने छुट्टी अपने तरीके से बिता रहे थे, पर एक कविता ही थी जिसकी छुट्टी कभी नहीं होती थी। वह हर दिन की तरह किचन के कामों में लगी हुई थी। सबको एक साथ लॉबी में बैठा देख कविता शाम की चाय लेकर वहीं आ गई। सच है, छुट्टी वाले दिन एक साथ चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। अनुज हमेशा की तरह अपना लैपटॉप लेकर बैठे थे। माँ बाबूजी टीवी देख रहे थे। दोनों बच्चे सलोनी और अंकित मोबाइल पर गेम खेलने में लगे हुए थे और ननद ऋतु अपना मोबाइल कान में लगाए किसी से गप्पे मारने में बिजी थी। चाय के खाली कप किचन में रखने के बाद वह सबसे पूछने आ गई, आज शाम के खाने में आप लोग क्या खाएंगे बता दो, वही बना लूँगी मम्मा। आपके पास खाने के अलावा कोई दूसरा टॉपिक नहीं है क्या? अंकित मोबाइल में नज़रें गड़ाए हुए बोला, कुछ भी बनाना भाभी, पर देखना ज़्यादा ऑयली ना हो। आपकी सुबह वाली कचौरियाँ खाकर मेरी डाइटिंग का तो सत्यानाश हो गया है। ऋतु ने अपनी राय दी, कुछ भी बना लो यार, यह क्या होटल के बैरे की तरह आकर पूछने लग जाती हो। अभी दोपहर वाला भी हजम नहीं हुआ तुम्हें, शाम की फिक्र लग गई। एक ओटीपी आने वाला था, तुम्हारे इस खाने के चक्कर में निकल गया। खैर छोड़ो, यह सब तुम क्या जानो, तुम्हारी दुनिया तो बस घर और किचन तक ही सीमित है। अनुज अपना लैपटॉप लेकर स्टडी रूम में चले गए। एक छुट्टी के दिन भी चैन नहीं लेने देती हो मेरे बेटे को। अरे खाना बनाने में टाइम ही कितना लगता है, जो अभी से पूछना शुरू कर दिया, बेचारे का सारा मूड ही खराब कर दिया। माँ जी कहाँ चुप रहने वाली थी। मैं क्या सोच रही हूँ मम्मा। अपमान से स्याह पड़े अपने चेहरे और आँखों में छलक आई नमी को पोंछ वह सलोनी की आवाज़ सुनकर ठहर गई। क्यों ना आज हम लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लें, बहुत दिन हो गए घर का बोरिंग खाना खाते खाते। सलोनी की बात पर माँ जी और ऋतु ने भी डाइटिंग भूलकर अपनी रजामंदी दे दी। ठीक है फिर यह फाइनल है, आज शाम को हम सब पिज़्ज़ा ही ऑर्डर करेंगे। सलोनी और अंकित एक साथ बोले। कविता को वहाँ से जाता देख बाबूजी बोले, बेटा इन लोगों को अपना पिज़्ज़ा खाने दो। तुम ऐसा करना, मेरे लिए लौकी की सब्ज़ी और मूंग की दाल बना देना। जी बाबूजी, कह वह वहाँ से अपने कमरे में आ गई। आज सचमुच उसकी आंखों में आंसू आ गए। सबको खुश रखने के चक्कर में सारा दिन एक टांग पर नाचती रहती है। माँ जी की दवाई, बाबूजी का परहेज वाला खाना, ऋतु का डाइटिंग फूड, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, होमवर्क, अनुज की ऑफिस की फाइलों को संभालने से लेकर घर के कभी ना खत्म होने वाले ढेरों कामों की जिम्मेदारी वह खुशी खुशी निभाती है और उन सब की नज़रों में उसकी अहमियत एक काम वाली बाई से ज़्यादा नहीं। अपने कॉलेज की मेधावी छात्रा, मम्मी पापा की लाडली बेटी, जिसने अपने कैरियर को लेकर ढेरों सपने देखे थे, घर परिवार की जिम्मेदारी निभाते निभाते खुद अपने बारे में सोचना ही भूल गई। शादी के बाद ससुराल आकर जब उसने एक बार दबी जुबान से आगे पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने की बात कही तो माँ जी ने जवाब दिया कि तुम नौकरी करोगी तो घर कौन देखेगा, नौकरी करने का ख्याल छोड़ घर परिवार की जिम्मेदारियां संभालो, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने लिखाने के काम आएगी। उसने उम्मीद भरी निगाहों से अनुज की तरफ देखा, वहाँ से भी निराशा ही हासिल। अनुज उन पुरुष में से था जो अपनी माँ की हर सही गलत बात सिर झुकाकर मान लेते थे। उसने भी एक आदर्श बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां अपनी नाजुक कंधों पर उठा ली। फिर दोनों बच्चों के जन्म के बाद तो उसे इस बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। बाबूजी का खाना लेकर
उनके कमरे में गई तो उन्होंने उसे अपने पास बिठा लिया। उनकी निगाहों से उसकी आंखों की नमी छुप ना सकी। उनके मुंह से प्यार के 2 बोल सुनते ही उसके दिल का दर्द बाहर आ गया। घर में कोई भी मुझसे खुश नहीं है बाबूजी। ना मैं एक अच्छी बहू हूँ, ना पत्नी, और ना ही एक अच्छी माँ हूँ। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। बाबूजी के ऐसा कहते ही वह उनकी तरफ देखने लगी। तुम अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी हो। इतनी ज़्यादा अच्छी कि अच्छी बनने के चक्कर में तुम खुद को ही भूल गई हो, और जिनके लिए तुमने अपनी ज़िंदगी के इतने साल लगा दिए, उन लोगों की नज़रों में तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं है। और इसमें गलती उन लोगों की नहीं बल्कि तुम्हारी है। पता है क्यों? तुम सब की हर सही गलत बात सिर झुकाकर मानती चली आई हो, और अब उन सब को इसकी आदत पड़ गई है। जिसका जो मन आता है वह कहकर चला जाता है, बिना यह सोचे कि तुम भी एक हाड़ मांस की बनी इंसान हो। तुम्हारी भी भावनाएं हैं, आत्मसम्मान है, और दुख की बात यह है कि सबकी देखा देखी अब तुम्हारे बच्चे भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो फिर मैं क्या करूं बाबूजी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा खोया हुआ आत्मसम्मान वापस दिलवाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है, पर पता नहीं तुम उसके लिए तैयार होगी कि नहीं। बाबूजी रहस्यमयी ढंग से बोले। आप बताइए तो सही। मुझे पता है आपने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। बाबूजी ने उसके पास आकर उसे अपनी योजना समझाई, पर बाबूजी यह मैं कैसे? बाबूजी की बात सुनकर एक बार को तो वह सोच में पड़ गई कि फिर बाबूजी के समझाने पर वह इसके लिए तैयार हो गई। अगले दिन सुबह शर्मा निवास का दृश्य देखने लायक था। कविता, मेरी चाय कहाँ है? मम्मा, मेरा टिफ़िन नहीं बना क्या? भाभी, मेरी ग्रीन टी। बहू, आज नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? अरे भाई, इतना शोर क्यों मचा रखा है? अपना अपना काम खुद कर लो, क्योंकि जिसे तुम लोग आवाज़ लगा रहे हो वह आज घर पर नहीं है। बाबूजी आकर बोले, घर पर नहीं है तो यही कहीं पड़ोस में गई होगी किसी काम से। माँ जी कब पीछे रहने वाली थी। अब तुम लोग कुछ देर चुप रहो, तब तो मैं बताऊं। उसकी सहेली का फ़ोन आया था। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसीलिए कविता सुबह सुबह उसके पास चली गई। 2-4 दिन में वापस आ जाएगी। ऐसा कैसे बिना बताए जा सकती है? और कौन सी खास सहेली है जिसके लिए उसे सुबह सुबह ही जाना पड़ा? मैं अभी फ़ोन करके पूछता हूँ अनुज को। सहेली की बीमारी से ज़्यादा कविता के बिना बताए जाने से परेशानी थी। अरे, बिना बताए कहाँ गई है? मुझसे पूछ कर गई है, और तुम लोग सो रहे थे इसीलिए जगाना उसने ठीक नहीं समझा। बाबूजी बोले। उधर फ़ोन ना लगता देख अनुज चिल्लाए जा रहे थे। बाबूजी मज़ा लेने के लिए बोले, अब बार बार फ़ोन करने का क्या फ़ायदा? हो सकता है वहाँ पर नेटवर्क ही ना हो। जैसे तैसे ब्रेड बटर खाकर सलोनी और अंकित स्कूल गए। अनुज भी कैंटीन में कुछ खा लूँगा कहकर ऑफिस निकल गए। अब काम वाली शीला आई, तब उसके साथ लगकर माजी ने खाना बनवाया। काम करने की आदत तो बरसों पहले छूट गई थी, इसीलिए काम कम कर रही थी, बड़बड़ा ज़्यादा रही थी। जैसे तैसे एक्स्ट्रा पैसे देकर शीला को कुछ दिन काम करने के लिए राजी किया। 4 दिन हो गए कविता को गए हुए। सलोनी का टॉप नहीं मिलता, कभी अंकित की जुराब। ऋतु काम करके इतनी परेशान हो गई कि जिम भी नहीं गई। दोपहर में खाना देखकर सलोनी भड़क गई। यह कैसा खाना है? चावल बिल्कुल हलवा हो गए हैं, सब्जी में इतने ज़्यादा मिर्ची और दाल में पानी भरा हुआ है। दादी बुआ, प्लीज़ आप लोग कुछ बना लिया करो। शीला आंटी का खाना तो मैं नहीं खा सकती। पता नहीं मम्मा कब वापस आएंगी। सलोनी की बात सुनकर माँ जी गुस्से से बोली, अब जो बना है चुपचाप खा लो। तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारे नखरे उठा उठा कर तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। सलोनी
गुस्से में बिना खाना खाए उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम को सैर से लौटकर बाबूजी ने बताया कि कविता का फ़ोन आया था। उसकी सहेली की तबीयत अब कुछ ठीक है, 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। 1-2 दिन में नहीं, मम्मा से बोलिए जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। मंडे से मेरे टेस्ट शुरू हो रहे हैं, पढ़ाएगा कौन? अंकित परेशान होकर बोला। अगले दिन शाम के वक्त कविता को टैक्सी से उतरते देख सबकी जान में जान आई। सलोनी और अंकित को उसके पास से हट ही नहीं रहे थे। मम्मा आप कहाँ चली गई थी? पता है आपके बिना हम लोग कितने परेशान हो गए थे। हमारी सारी यूनिफॉर्म गंदी हो गई है। आज तो मुझे बिना प्रेस की यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाना पड़ा। सलोनी की बात पूरी नहीं हुई थी कि अंकित बोल पड़ा, मेरी तो जुराब ही नहीं मिल रही थी, गंदी पहनकर जा रहा था। बिना पॉलिश के जूते की वजह से मुझे पनिशमेंट भी मिली स्कूल में, कैंटीन और घर में शीला आंटी के हाथ का खाना खाकर खाने का मन ही नहीं करता था। थैंक गॉड कि आप वापस आ गई हो। बच्चों की आवाज़ सुनकर माँ जी और अनुज कमरे से बाहर आए। बड़ी जल्दी वापस आ गई, ज़रा पूछ तो अनुज इससे कि ऐसी कौन सी सहेली है जो घर वालों से बढ़कर हो गई, जिसके लिए मैडम बिना बताए घर से चली गई। अब चुप क्यों हो? सुनाई नहीं दे रहा है कि माँ कुछ पूछ रही हैं? अनुज के सवाल भी शुरू हो बातों से। उस दिन मेरा बहुत दिल दुखा था। मेरी परेशानी देखकर बाबूजी ने मुझे कुछ दिन के लिए मम्मी पापा के पास जाने को कहा। उनकी बात मानकर मैं मम्मी पापा के पास चली गई थी। वैसे भी मेरी बातों से सबको परेशानी ही होती है, इसीलिए मैंने आप लोगों को फ़ोन भी नहीं किया। बाबूजी मुझे घर के हाल चाल बताते रहते थे। और हाँ माँ जी, रही बात बिना बताए घर से जाने की, तो मैं बाबूजी से पूछ कर गई थी। अनुज भी कई बार जब कहीं बाहर जाते हैं तो सिर्फ आपको बताकर चले जाते हैं। उनसे तो कोई सवाल नहीं करता, फिर मेरे ऊपर इतने आरोपों की बौछार क्यों? यह मेरा घर है और इस घर की जिम्मेदारियां भी मेरी है। इस बात से मैंने कभी इनकार नहीं किया है, परंतु आप सब भी तो इसी घर में रहते हैं। इस नाते इस घर की जिम्मेदारियों में कुछ हिस्सा तो आप लोगों का भी है। जिस घर और अपनों की खुशी के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी के 16 साल लगा दिए, पता चलता है कि उनकी नज़रों में मेरी अहमियत सिर्फ घर और रसोई तक सीमित रहने वाली की है। मेरे हाथ का बना खाना खाकर आप लोग बोर हो गए हैं, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई है और साफ नज़र आ रहा है मैं भी एक जीती जागती इंसान हूँ। मेरे भी कुछ सपने हैं। इस घर के अलावा भी कोई दुनिया है और मैं कोई अनपढ़ गंवार नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। गलती मेरी ही है कि मैंने अपने बच्चों को भी कुछ नहीं सिखाया, इसलिए अब वक्त आ गया है कि सभी लोग अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी समझें, जिससे मुझे भी अपने लिए कुछ वक्त मिल सके। और हाँ बच्चों, आप लोग अब बड़े हो गए हो, अपने छोटे मोटे काम जूते पॉलिश करना, अपना बैग लगाना, यूनिफॉर्म प्रेस करना खुद कर सकते हो। रही खाना बनाने की बात, तो वह अब से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी ऋतु की है। मैं नहीं चाहती कि मेरी प्यारी ननद को अपने ससुराल में मेरी तरह ताने सुनने को मिले कि मायके वालों ने कुछ भी नहीं सिखाया। कविता को इस तरह बोलते पहले किसी ने नहीं सुना था। सब हैरानी से उसे देख रहे थे। उसे पता था कि इतनी जल्दी कुछ नहीं बदलने वाला, पर अपने आत्मसम्मान की खातिर अपनी आवाज़ उठाकर उसने एक शुरुआत तो कर ही दी थी। और अपने आत्मसम्मान को पाने की कौन सी सहेली, किसकी सहेली? मैं किसी सहेली के घर नहीं गई थी। आप लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करना अभिमान नहीं, स्वाभिमान कहलाता है। सॉरी मम्मा, हमसे गलती हो गई। हम धीरे धीरे सब काम सीख लेंगे, पर आप प्रॉमिस करो कि हमें छोड़कर फिर कभी नहीं जाओगी। सलोनी और अंकित उसके पास आकर बोले। उसने भी दोनों बच्चों को प्यार से गले लगा लिया। दोस्तों, गृहिणियों के काम को
कोई अहमियत नहीं देता, पर एक गृहिणी ही ऐसी होती है जो पूरे घर को चलाती है, जिसके बिना घर का एक पत्ता नहीं हिलता। पर इस गृहिणी को उसके घर के लोग सिर्फ एक 24 घंटा काम करने वाली नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं समझती। क्या औरतें सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए होती हैं? उनकी अपनी इच्छाएं नहीं होती? वह भी अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं और यह उनका हक है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।